नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 56th डे है और आज की जो टॉपिक है हमारे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो टॉपिक है हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज गवर्नर। प्रेसिडेंट को ये पावर 123 में दिया गया है, आर्टिकल 123 में, जबकि गवर्नर को 213 यानी कि +90 कर देना है आपको। 1 2 3 2 1 3। तो आज के टॉपिक से हमारे 1 2 3 यानी कि आर्टिकल 123 जिसमें है अध्यादेश जारी करने का पावर प्रेसिडेंट के पास, और एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है ये 213 में दिया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर जो था वो किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास। या फिर ऑप्शन में वायसराय दे तो वो भी सही। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है ये स्टार्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आर्टिकल 123 से। आर्टिकल 123 ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश जारी करने का पावर देता है ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। रिसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सेशन, जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में खत्म हो जाएगा। फिर हमारा बजट से स्टार्ट होगा फरवरी के मंथ में। तो ये जो टाइम गैप है इसको हम रिसेस कहते हैं। तो इस रिसेस के टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, वो ऑर्डिनेंसेस जो है जारी कर सकते हैं। और ये जितने भी ऑर्डिनेंसेस होंगे दे हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट आर इन नेचर ऑफ टेम्पररी लॉ। टेम्पररी क्यों? क्योंकि इनका एक टाइम पीरियड होता है कि इस बीच में ये खत्म हो जाएंगे अगर पार्लियामेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो आगे देखेंगे। अध्यादेश जारी करने का यानी ऑर्डिनेंसेस इशू करने का पावर जो है प्रेसिडेंट को क्यों दिया गया है? और ये प्रेसिडेंट के पास ये क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है यानी लॉ मेकिंग पावर है टू डील विथ कोई अर्जेंट मैटर है, कोई भी अर्जेंट टॉपिक आ जाए। आगे देखेंगे हम कैसे कोई अर्जेंट सिचुएशन अराइज होता है, कोई अर्जेंट मैटर्स है, या फिर कोई अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए। जैसे कोविड के टाइम पे अध्यादेश जारी किया था प्रेसिडेंट ने, अनफोर्सिन सिचुएशन आ जाए तो पावर दिया गया है कि जब हाउसेस सेशन में ना हो तो प्रेसिडेंट को ये पावर है कि वो लॉ मेकिंग कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन ये लॉ मेकिंग पावर जो है, ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर जो है, उस पर कुछ लिमिटेशन है। यानी कि प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस तब जारी कर सकते हैं ओनली व्हेन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। यानी कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा जो है सेशन में नहीं है, या फिर व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, या फिर दोनों में से कोई भी हाउस जो है, दोनों में से, यानी कि लोकसभा भी सेशन में नहीं है, राज्यसभा में सेशन में नहीं है तो भी कर सकते हैं। लोकसभा सेशन में है, राज्यसभा नहीं है तो भी कर सकते हैं। राज्यसभा सेशन में है, लोकसभा नहीं है तो भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस सेशन में है, जैसे अभी विंटर सेशन चल रहा है, इस बीच में ही प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं तो ऑर्डिनेंस मेड व्हेन बोथ द हाउसेस आर इन सेशन इज नल एंड वॉइड, मतलब उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। He can make an ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary। मतलब सिचुएशन ऐसा अराइज हो गया है कि इनको अध्यादेश जारी करने का जरूरत पड़ रहा है, फॉर हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। इस वजह से जो है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। 1970 में, 1970 में, क्योंकि ये दौर था इंदिरा गांधी का, और इंदिरा गांधी जो है लॉज वगैरह की थोड़ी धज्जियां उड़ाती थी, तो कूपर केस आता है 1970 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है कैन बी क्वेश्चन ऑन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, यानी कि जुडिशियल रिव्यू में रखा गया। जैसे प्रेसिडेंट कोई भी अध्यादेश जारी करते हैं तो जुडिशरी जो है उनको रिव्यू कर सकती है, और ये जुडिशियल रिव्यू में रखने का ये मतलब था जब प्रेसिडेंट जो है कोई ऑर्डिनेंस जारी करते हैं उसको कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑन विच ग्राउंड? जैसे कोर्ट ये मानेगी कि जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जानबूझकर यानी कि डेलिबरेटली जो है किसी हाउस को प्रोरोग कर दिया है, स्थगित कर दिया है, और टू बाईपास जो पार्लियामेंट्री डिसीजन मेकिंग होता है, लॉ मेकिंग होता है, उसको बाईपास करने के लिए सपोज दैट प्रेसिडेंट ने लोकसभा को प्रोरोग कर दिया या फिर राज्यसभा को प्रोरोग कर दिया, तो क्या हो गया? अब एक ऐसा हाउस, लोकसभा जो था वो सेशन में नहीं है,
तो यहाँ पे पावर किसको, प्रेसिडेंट को आ जाता है ऑर्डिनेंस इशू करने का। तो ये सारी चीजों को क्वेश्चन किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा है। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब इंदिरा गांधी क्या करती हैं, जुडिशरी तो इस मैटर को जुडिशियल रिव्यू में डाल दिया है। फिर आता है 1975 1975 और एक्ट है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होगा ऑर्डिनेंस इशू करने का, वो फाइनल और कंक्लूसिव होगा। फाइनल एंड कंक्लूसिव, यानी कि उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार जो है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कहती है कि ये फाइनल और कंक्लूसिव होगा एंड इट विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। फिर आती है जनता पार्टी की सरकार, और जनता पार्टी की सरकार में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है वो है क्या, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इस टाइम पे प्रधानमंत्री होते हैं मोरारजी देसाई साहब। तो 1978 में इन्होंने क्या कहा कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन जो है दैट विल बी क्वेश्चन, यानी कि जो पहले स्टांस था 1975 से पहले, कैन बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेलाफाइड। मेलाफाइड मतलब कि जानबूझकर डेलिबरेटली जो है आपने किसी हाउस को प्रोरग किया है और तब आपने अध्यादेश जारी किया है। तो एट प्रेजेंट ये सिचुएशन है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट का वो जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ और लिमिटेशन है, जैसे ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर तो है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन ही कैन इशू ओनली ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच पार्लियामेंट कैन मेक लॉज। ऐसा नहीं है कि स्टेट के लॉ पे आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हो। एन ऑर्डिनेंस इज सब्जेक्ट टू द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कानून बनाएगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो उस पर कानून नहीं बनाया जाएगा। तो वैसे ही कुछ जो है ये सारी चीजें, जैसे ऑर्डिनेंस से आप किसी का फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं छीन सकते हो, ऑर्डिनेंसेस जो है आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे नहीं ला सकते हो। तो ये कुछ लिमिटेशन है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, जब वो अध्यादेश जारी करते हैं। तो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है प्रेसिडेंट ने ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, उसको हाउसेस के सामने लाना जब भी कोई रीअसेंबली होगा, जैसे कि आप फरवरी में बैठोगे, अभी जारी किया आपने तो फरवरी में उसको जैसे भी रीअसेंबल होंगे दोनों हाउसेस, तब जो है अध्यादेश को लेकर उनके सामने आया जाता है। अगर मान लीजिए दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं तो वो ऑर्डिनेंस जो है एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, द ऑर्डिनेंस सीजेस टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक्स फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे पार्लियामेंट लोकसभा को बुलाया गया, सपोज दैट इस महीने के मानते हैं 11 दिसंबर को बुलाया गया था, सपोज दैट, और राज्यसभा को 13 दिसंबर को समन किया गया था। तो यहां से डेट जो है, जो लेटर हाउसेस होगा, मतलब जिसको बाद में बुलाया गया है, उस दिन से काउंट होगा 6 वीक्स, और 6 वीक्स के बाद अपने आप जो है ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेंस जो है उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, मतलब इट विल सीज टू ऑपरेट, उसका फंक्शनिंग जो है खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया 6 वीक्स रीअसेंबली के बाद जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो। लेकिन सपोज दैट 13 दिसंबर को राज्यसभा समन हुआ, 11 दिसंबर को लोकसभा समन हुआ, और 13 दिसंबर को ही दोनों हाउसेस ने उस अध्यादेश को खारिज कर दिया, तो उसी दिन से अध्यादेश जो है, ऑर्डिनेंस जो है, वो उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। और जो ये 6 वीक काउंट होता है, ये लेटर डेट से काउंट होता है, मतलब कि जो भी 13 दिसंबर से हम काउंट करेंगे, ना कि 11 दिसंबर से। आप देखोगे तो जो मैक्सिमम लाइफ है किसी ऑर्डिनेंस का, वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, वो हो सकता है 6 मंथ प्लस 6 वीक। 6 मंथ किस केस में, जैसे हमने देखा था कि कोई भी सेशन का गैप जो है 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 6 मंथ हो सकता है। सपोज दैट आपने बजट सेशन के बाद मॉनसून सेशन बुलाया ही नहीं, विंटर सेशन लेकर आ रहे हो 6 महीने के बाद, और रीअसेंबली के बाद 6 वीक काउंट किया जाता है। अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो अपने आप वो उसका ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन उस बीच में किसी ने डिसअप्रूव कर दिया तो वो उसी टाइम पे रुक जाएगा। और जो भी काम इस बीच में प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस द्वारा किया गया है, दैट विल रिमेन फुली वैलिड एंड इफेक्टिव।
जो कर दिया गया है वो वैलिड रहेगा। ये तो हुआ पार्लियामेंट के पास पावर। जैसे प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस जारी किया तो प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर है, ही कैन प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो विथड्रॉ व्हाट ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो भी देखा हमने कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने का, क्या ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है? क्या डिस्क्रिशनरी पावर होता है प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इशू करने का? तो नहीं। अर्थात प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस तभी जारी कर सकते हैं या उसको विड्रॉ तभी कर सकते हैं, ओनली ही कैन प्रोमलगेट और विड्रॉ ऑर्डिनेंस only on the advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का, ऑर्डिनेंस विड्रॉ करने का, ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब वो अपने आप से नहीं करते हैं। ही ओनली प्रोमलगेट और विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑर्डिनेंस लाइक एनी अदर लेजिस्लेशन कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब बैकडेट से भी आ सकता है। इट मे मॉडिफाई और रिपील एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को मॉडिफाई भी कर सकता है, उसको रिपील भी कर सकता है, या फिर वो एक ऑर्डिनेंस को उसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको भी रिपील कर सकते हैं। इट कैन ऑल्टर और अमेंड द टैक्स लॉ। हाउएवर सुपर इंपॉर्टेंट है ये, इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन करने के लिए आप अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हो, उसके लिए जो प्रोविजन है वही फॉलो करना पड़ेगा। So far, no case has gone to the Supreme Court regarding promulgation of ordinance by the president, यानी कि कोई भी ऑर्डिनेंस जो है अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक केस स्टडी से समझते हैं ऑर्डिनेंस जो है कैसे इशू किया जाता है। इसको कहानी की तरह समझते हैं। अगस्त 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो टीटी यानी ट्रिपल तलाक, टीटी को ट्रिपल तलाक मानेगा हम लोग, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया। इसी चीज को दिमाग में रखते हुए प्रिसाइजली 28 दिसंबर को 2017 में ही लोकसभा एक बिल लेकर आती है जिसका नाम होता है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल। इसको हम लोग समझने के लिए जो है ट्रिपल तलाक बिल मान लेते हैं। 28 दिसंबर को लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, ट्रिपल तलाक बिल। 28 दिसंबर को 2017 में ही इस बिल को पास कर दिया जाता है लोकसभा से। पास होने के बाद पहुंचता है राज्यसभा में, बट राज्यसभा जो है इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, यानी कि ये बिल जो है राज्यसभा में पास नहीं होता है। फिर क्या, फिर ये बिल ऐसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 19 सितंबर 2018 में सरकार जो है प्रेसिडेंट की मदद से क्या जारी करती? ऑर्डिनेंसेस। और इस ऑर्डिनेंस की मदद से उन्होंने ट्रिपल तलाक बिल को जो है वो एक्ट बनाते हैं फॉर द टाइम में। 2018 का विंटर सेशन जो कि चला था दिसंबर 11, 2018 से जनवरी 8, 2019। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको समझने में आसानी होगा, यानी कि इस अध्यादेश का जो लाइफ होगा कितना होगा, ये दिसंबर 11 से 6 वीक्स काउंट करेंगे। रीअसेंबली हुआ हमारा, तो ये अध्यादेश जो है इसको एक्सपायर होना था कब? 22 जनवरी को 2019 में। तो 19 सितंबर 2018 में ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस लाया गया। हाउसेस का रीअसेंबली हुआ विंटर सेशन के लिए दिसंबर 11, 2018 में। 6 वीक यानी कि 22 जनवरी 2019 में जो था ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन जो है सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब उसका फंक्शनिंग जो है खत्म हो जाएगा। सरकार के पास दो रास्ते थे, या तो वो री प्रोमलगेट करे ऑर्डिनेंस को,
या फिर वो फ्रेश बिल लेके आए और उसको दोनों हाउसेस से पास करवाए और फिर प्रेसिडेंटियल असेंट करे। लेकिन ऐसा कर पाती है? नहीं कर पाती, अभी भी बहुमत नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, 22 जनवरी को एक्सपायर होना था, उससे पहले ही यानी कि 12 जनवरी को ही, जनवरी 8 2019 में जो है हाउसेस का सेशन खत्म हो चुका है, यानी कि हाउसेस जो है अब रिसेस पे जा चुका है। अब पावर आ चुका है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस जारी करने का। ठीक 4 दिन बाद जो है 12 जनवरी को 2019 में ऑर्डिनेंस जो है रीप्रोमलगेट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। कौन सा ऑर्डिनेंस? ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस। तो 12 जनवरी डेट याद रखिए 2019। अब इसकी लाइफ कितनी हो सकती है? अगर हाउसेस सेशन में बैठते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, 6 मंथ प्लस 6 वीक्स कंबाइन। तो इस हिसाब से इसकी एक्सपायरी जो होनी थी, कब होनी थी? 12 जनवरी वाली की। इसकी एक्सपायरी डेट थी 29 अगस्त को, 29 ऑफ अगस्त 2019 में। कैसे? क्योंकि उस साल जो है जनरल इलेक्शन हुआ था 2019 में, तो पार्लियामेंट जो है अपना सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया था 17 जून को। 17 जून 2019 में 17th लोकसभा का सेशन जो है स्टार्ट हो गया। लेकिन सरकार जो है अब उसके पास बहुमत राज्यसभा में भी है, तो गवर्नमेंट जो है एक फ्रेश बिल लेके आती है 21 जून को, मतलब असेंबली के 4 दिन बाद लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। यही मुस्लिम विमेन राइट प्रोटेक्शन मैरिज बिल, जिसको हम ट्रिपल तलाक बिल समझ रहे हैं। 21 जून को 2019 में यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। लेकिन इस बार थोड़ा डिबेट वगैरह हुआ, ठीक है, पूरा डिबेट हुआ और लोकसभा में भी पास होने में वक्त लगा। लोकसभा में ये बिल पास होता है 25 जुलाई को, 1 महीने 4 दिन बाद। 25 जुलाई 2019 में ये बिल लोकसभा से पास होता है। फिर राज्यसभा जाता है, राज्यसभा से ये बिल जो है 30 जुलाई को पास होता है 2019 में। और फिर 31 जुलाई को 2019 में क्या मिलता है? प्रेसिडेंटियल असेंट। और उस टाइम पे प्रेसिडेंटियल असेंट देने के लिए प्रेसिडेंट कौन थे? RNK, रामनाथ कोविंद साहब। तो फाइनली 31 जुलाई को 2019 में प्रेसिडेंटियल असेंट मिलने के बाद ये बिल जो है रेट्रोस्पेक्टिव डेट में आता है, यानी कि 19 सितंबर 2018 से इसको बैक डेट से लेकर आया गया। तो ये ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर जो है मैंने बताया, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जो है हमारा गवर्नर का ऑर्डिनेंस है। जैसे देखा हमने 123 में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस इशू करने का, वैसे ही गवर्नर को 213 में दिया गया है। यानी कि ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन, ध्यान रखिएगा, द लेजिस्लेटिव असेंबली इन केस ऑफ यूनिकैमरल इज नॉट इन सेशन। जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, वहां पे सिर्फ 6 ऐसे स्टेट हैं, 6 स्टेट्स हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो बाकी 22 स्टेट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में है तो ठीक है, वो कानून बनाएंगे, नहीं है तो गवर्नर को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर मिल जाता है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर जैसे बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। तो ये क्या है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे अगर दोनों हाउसेस सेशन में नहीं है तो भी इनके पास पावर होगा, या फिर इनमें से दोनों में से एक हाउसेस भी सेशन में नहीं है तो भी इनके पास पावर होगा अध्यादेश जारी करने का, जैसे प्रेसिडेंट के पास था। सेम चीज है, ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ही इज सेटिस्फाइड दैट द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट व्हिच रेंडर इट नेसेसरी फॉर द हिम टू टेक इमीडिएट एक्शन। जैसे प्रेसिडेंट के पास था, सेम इनके पास ही है। He can issue ordinances only on those subjects on which the state legislature can make law। जहां प्रेसिडेंट के पास पावर था, पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है, उसी पे ये अध्यादेश जारी करेंगे। गवर्नर के पास यही पावर है जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर जो है कानून बना सकती है। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम हैज द सेम फोर्स एंड सेम इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं गवर्नर, तो उनके पास भी वही लिमिटेशन होंगे जो कि एक स्टेट लेजिस्लेचर पे बनाया जा रहा है। इसका यह मतलब हुआ किसी ऐसे मैटर पे गवर्नर जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उस मैटर पे जो है स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है कानून बनाने का, तो उसको वो खारिज कर दिया जाएगा। ही कैन विदड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, ये भी ध्यान रखना है। जैसे प्रेसिडेंट विदड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ये भी विदड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। जैसे प्रेसिडेंट थे, वो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर उनका डिस्क्रिप्शन पे नहीं था,
वैसे ही गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है अध्यादेश जारी करने का, यानी कि गवर्नर कैन promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। और जैसे ही ऑर्डिनेंस इशू हो गया है तो जब भी हाउसेस की रीअसेंबली होगी, अगर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो दोनों हाउसेस को मिला के, और सिर्फ यूनिकैमरल है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर उनके सामने रखा गया है, अप्रूव कर दिया जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, और डिसअप्रूव कर दिया जाए तो उसी दिन खत्म हो जाएगा, या फिर उसका ऑपरेशन कब खत्म हो जाएगा, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम यानी कि गवर्नर ceases to operate on the expiry of 6 weeks from the reassembly of the state legislature. It may cease to operate even earlier than the prescribed 6 weeks if a resolution disapproving it is passed by the legislative assembly and agreed to by the legislative council. पहले डिसअप्रूव कर दिया तो उसी टाइम खत्म हो जाएगा, अगर नहीं कुछ करते हैं तो रीअसेंबली के बाद 6 वीक्स का टाइम पार्लियामेंट में भी होता है और यहाँ पर भी रहेगा। कुछ अन्य लिमिटेशन इनके पास है, जैसे गवर्नर जो है ही कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन 3 केसेस। कौन से केसेस हैं? कोई ऐसा बिल है जो कंटेनिंग द प्रोविजंस वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस पार्टिकुलर बिल या फिर उस पार्टिकुलर एक्ट के लिए कानून बनाना चाहेगी तो उसको प्रेसिडेंट से उसका प्रायर रिकमेंडेशन लेना या फिर प्रायर परमिशन लेना जरूरी था। तो गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस अगर जारी करना है उस मैटर पे तो उनको प्रायर परमिशन लेना जरूरी होगा, जैसे कि आर्टिकल 304 में जो ट्रेड एंड कॉमर्स का रेस्ट्रिक्शन है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर जो है पहले कंसेंट लेती है, अप्रूवल लेती है प्रेसिडेंट से, तो इनको भी लेना पड़ेगा। या फिर आर्टिकल 200 के तहत कोई भी ऐसा बिल है जो हाई कोर्ट के पावर को अफेक्ट कर रही है तो बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो यहाँ भी इनके पास ये रिस्ट्रिक्शन होगा गवर्नर के पास। इफ यू वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, इफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग द सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग द प्रेसिडेंट एसेंट। यही सारा मैटर हुआ कि बिना प्रेसिडेंटियल एसेंट के उसको वैलिड नहीं माना जाता था स्टेट लेजिस्लेचर के उस कानून को, तो वो गवर्नर को भी ऑर्डिनेंस इशू करने का उस मैटर पे पावर नहीं दिया जाएगा। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंसेस, तो ये कब 123 में दिया गया है, और 213 में किसको दिया है? 213 में गवर्नर को दिया गया, और ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। He can promulgate an ordinance or withdraw an ordinance only on the advice of Council of Minister headed by PM in case of Parliament or CM in case of State Legislature. An ordinance promulgated by the President must be placed before the Parliament within what time frame after the start of its session, यानी कि 6 वीक्स का टाइम दिया जाता है, 6 वीक। तो मैक्सिमम लाइफ जो होता है कितना हो सकता है? 6 मंथ्स प्लस 6 वीक। एक ऑर्डिनेंस का जो मैक्सिमम लाइफ हो सकता है, और मिनिमम 1 दिन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आज हमने ऑर्डिनेंस जारी किया और शाम को विड्रॉ कर लिया, तो उसका मिनिमम कोई टाइम लिमिट है, बट मैक्सिमम जो है 6 मंथ 6 वीक। आर्टिकल 120 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्या आर्टिकल 120 में है? नहीं, आर्टिकल 120 में है लैंग्वेजेस ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हिंदी और इंग्लिश रखा गया है। 123 में है ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर, 1, 2, 3 में। These ordinances have the same force and same effect as an act of parliament but are in the nature of temporary law। बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट 2 ओनली, यानी कि बी ऑप्शन। Consider the following statements about the ordinance making power of president. He can promulgate an ordinance when both the houses are in session। क्या दोनों हाउसेस सेशन में है तो प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो उस ऑर्डिनेंस को वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि गलत माना जाएगा। An ordinance can also be issued when only one house is in session। हाँ, यहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Consider the following statement about the ordinance making power of president. The ordinance making power of president is final and beyond judicial review। नहीं, according to 44th Constitutional Amendment Act of 1978 and Cooper case of 1970, इसको जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत रखा गया है, एंड दिस कैन बी क्वेश्चन ऑन ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। तो ये पहला गलत है। एन ऑर्डिनेंस कैन बी इशूड ऑन एनी ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनी ऑफ द सब्जेक्ट नहीं, यूनियन लिस्ट या फिर जो
जिसपे सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है, उसी पे प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस जो है जारी कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। डी, नन। द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस promulgated by गवर्नर, गवर्नर को पावर दिया गया है 213 में, इज नेसेसरी बाय द प्रेसिडेंट, नहीं, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। लास्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज द पावर टू promulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये दिया गया है 213 के अंतर्गत, प्रेसिडेंट को 123 और गवर्नर को 213। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम यही एंड करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड कमेंट, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करिए। और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।